मुंबई से डरा देने वाली खबर सामने आ रही है। मुंबई के डिंडोली में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। रोड रेज में भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीटा और उसकी हत्या कर दी। माता पिता बेटे को भीड़ से बचाने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने 9 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रोड रेज का ये मामला है, भीड़ ने पीट कर युवक की हत्या कर दी है। 9 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। माता पिता साथ में थे। डिंडोली इलाके में युवक की इस तरह से हत्या की गई है रोड रेज के बाद मुंबई में। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से पिता बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको भी पीटा जा रहा है। ये मुंबई की घटना है, मुंबई के डिंडोली में। शर्मनाक तस्वीरें। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव जुड़ गए। राजीव, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और पिता को हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ भी मारपीट की जा रही है। क्या हुआ था, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पुलिस के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, दरअसल आकाश का गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और इसी के बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट तक नौबत आ गई। लेकिन दूसरे पक्ष के जो लोग थे उनके कुछ और साथी आ गए। साथ में वहां पर पूरा मजमा देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। चूंकि एक पक्ष जो था वो आकाश को जब पीटना शुरू किया तो दूसरे तरफ जितनी जो भीड़ में लोग शामिल थे उन्होंने भी आकाश की पिटाई कर दी। इस बीच में चूंकि बगल में ही आकाश का घर था, आकाश के माता पिता भी आ गए। जब उन्हें मालूम पड़ा, और आकाश की मां, हम वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए बेटे के ऊपर वो लेट गई हैं कि कोई उनके बेटे को जिस तरह से लात मुक्के घुसे मार रहा है वो उससे अपने बेटे को बचा सके। लेकिन बावजूद उसके अपने बेटे को बचा नहीं पाई। वहीं पिता जो है, बुजुर्ग पिता, वो लगातार लोगों से हाथ पैर जोड़ रहे हैं। लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बुजुर्ग पिता को भी लोग थप्पड़ बरसा रहे हैं। आगे से पीछे से लगातार लात घुसे पिता को भी मार रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज किया है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हो सकता है इस पूरे मामले में भी और कुछ गिरफ्तारियां हो, क्योंकि वीडियो में जो भीड़ दिख रही है उस भीड़ में काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आइडेंटिफिकेशन करके लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है। जी राजीव, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं। किस तरह से माँ बचाने की कोशिश कर रही है अपने बेटे को लेकिन बचा नहीं पाई। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड के बाद बवाल मचा। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। भीड़ ने आरोपी का घर फूंक डाला। कई गाड़ियों में लगाई गई आग। आक्रामक भीड़ ने SDM को भी दौड़ा लिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जमकर आगजनी की गई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का यह वाकया है जहां पर दोहरे हत्याकांड के बाद बवाल मचा हुआ है। सनसनी मची हुई है पूरे इलाके में। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई और भीड़ ने आरोपी का घर फूंक डाला। कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगह जगह किस तरह से आगजनी की है गुस्साई भीड़ ने और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा उफान पर नजर आया और जमकर बवाल मचाया गया। यहां तक कि मौके पर जो प्रशासनिक अमला पहुंचा था उसको भी यहां से भागना पड़ा। SDM को भी आक्रामक भीड़ ने दौड़ा लिया। शुभम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या हुआ है जरा विस्तार से बताएं। देखिए समीर, छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है, यहाँ पर एक हेड कांस्टेबल थे तालिक शेख, जिनकी पत्नी और बेटी की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई थी। जो आरोपी है उसका नाम कुलदीप साहू है। दरअसल एक केस के सिलसिले में पुलिस कर्मियों के साथ तालिब जो है कुलदीप को पकड़ने गए थे और उसके बाद वो वहां से फरार हुआ। बदले में उसने जो तालिब थे उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी का मर्डर किया, जिसके बाद लाशों को पास के ही खेत में फेंक दिया था। अब जब ये लाशें ग्रामीणों को मिली उसके बाद काफी आक्रोशित भीड़ हुई। थाने का सबसे पहले घेराव किया गया और जो आरोपी था उसका घर तक फूंक दिया गया। इसके बाद SDM जब रोकने आते हैं तो जो भी गुस्साई भीड़ थी वो SDM के
पीछे भागने लगी, एसडीएम दौड़ने लगे। तस्वीरों में हमें दिखाई भी दे रहे हैं। जब पकड़ में आए तो उन्हें भी बुरी तरह से पीटा गया है। फिलहाल भारी पुलिस फोर्स सूरजनगर में तैनात है। स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लगातार पुलिस फोर्स वहां के लोगों से बातचीत कर रही है। शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की ये वारदात है और हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या की गई और उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो सीधे तौर पर नजर आया। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। प्रशासनिक अमला जो वहां पर हालात पर काबू करने के लिए पहुंचा था उसको भी निशाना बनाया गया और एसडीएम को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में जानकारी है कि उन्हें पकड़ लिया गया और उनके साथ भी पिटाई की गई। और अब बात यूपी के बहराइच की। यूपी के बहराइच में युवक की हत्या के बाद हुई हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। अब तक इस मामले में 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। देखिए ये पूरी खबर। सड़क पर प्रदर्शनकारियों का बवाल, आगजनी करती गुस्साई भीड़, कार में लगाई आग, दुकान में भी आगजनी। तस्वीरें बहराइच में हुए बवाल की हैं। देखिए सड़क पर उतरी भीड़ लाठी डंडों से लैस है। बेकाबू उपद्रवियों ने आज बहराइच में जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ और आगजनी की। बहराइच में कल रामगोपाल की हत्या के बाद आज दिन भर तनाव बना रहा। पुलिस ने भी हिंसक भीड़ को खदेड़ने के लिए कार्रवाई की। 30 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया तो उपद्रवियों ने करीब 10 घरों में आग लगाई तो पुलिस इस बीच गांव वालों को बचाकर थाने लेकर आई। तनाव बढ़ने की वजह से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पर रोक भी लगाई गई। इस बीच प्रशासन के समझाने पर मृतक रामगोपाल के परिजन मान गए। प्रशासन की तरफ से काफी समझाने के बाद रामगोपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहराइच पुलिस के मुताबिक अब हालात नियंत्रण में है। रामगोपाल हत्याकांड में 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद आज सुबह लोग सड़कों पर उतरे। गुस्साई भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और बहराइच हिंसा में युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। घटना को लेकर पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से वीडियो शेयर कर दावा किया गया है कि मृतक रामगोपाल मिश्रा ने मुस्लिम घर में घुसकर वहां लगे झंडे को गिराकर भगवा झंडा फहराया, जिसकी वजह से बवाल बढ़ा। वीडियो पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी लिखा गया कि बहराइच में जिस रामगोपाल को गोली लगी है वो पहले एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतारा, फेंका और भगवा झंडा लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ऐसा करने का जहर किसने भरा, कौन इस साजिश में शामिल है, ये समझना कठिन नहीं है। इन सब में बीजेपी और बीजेपी के सत्ता लोभी नेता शामिल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से शेयर किए गए इस पोस्ट पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए लिखा, ये तब हुआ जब इसी घर से मां दुर्गा की प्रतिमा पर पथराव कर उसे अपवित्र करने और खंडित करने का प्रयास किया गया। मां के भक्तों पर कातिलाना हमला हुआ। उसके बाद इसी घर में रखे हथियार से गोली मारकर रामगोपाल की हत्या की गई। एक तरफा वीडियो बनाकर हथियारों को कोई नहीं बचा पाएगा। बहराइच हिंसा मामले में अब नई जानकारी सामने आई है। कल हुए बवाल का एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में एक शख्स हाथों में बंदूक लिए दिखाई दिया है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें कल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग की है। इस हिंसा का अब एक वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में एक शख्स हाथ में बंदूक लिए हुए दिख रहा है। इसी दौरान फायरिंग में रामगोपाल की मौत हुई थी। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद आज सुबह लोग सड़कों पर उतरे। बेकाबू भीड़ ने दुकानों और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। बीती रात हंगामे और बवाल में रामगोपाल की मौत के बाद आज बहराइच में दिन भर बवाल देखा गया। उपद्रवियों ने गाड़ियों और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। तनाव को देखते हुए प्रशासन को इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी। अब बहराइच में हिंसा का पूरा मामला समझ लीजिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने की वजह से बवाल की शुरुआत हुई थी। विसर्जन के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इसी गोलीबारी में रामगोपाल की मौत हुई थी तो कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद लोगों ने आज बहराइच सीतापुर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं तो उपद्रवियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और बहराइच में शुरू हुई हिंसा को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को उतारा गया। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सड़कों पर मोर्चा संभालते नजर आए।
सड़क पर नजर आए अमिताभ यश। बहराइच में दंगाइयों से निपटने के लिए एजीडी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मोर्चा संभाला और सड़क पर अपनी पिस्टल के साथ नजर आए। अमिताभ यश सख्त लहजे में दंगाइयों से निपटने के निर्देश देते दिखे और शांति स्थापित करने की कोशिश करते नजर आए। अमिताभ यश का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो उपद्रवियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ यश को इसी साल योगी सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। अमिताभ यश माफिया अतीक अहमद के बेटे और एक शूटर के एनकाउंटर के दौरान चर्चा में आए थे। बहराइच में दंगाइयों से निपटने के लिए योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं और ताजा हालात पर रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर सक्रिय हैं और हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहराइच हिंसा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शांति बनाए रखने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर, कानून व्यवस्था बनाए रखे लोग, ये कहा अखिलेश यादव ने। प्रशासन की चूक से ये घटना हुई है। बीजेपी की वोट की राजनीति घटना के लिए जिम्मेदार है, ये कहा है एसपी चीफ अखिलेश यादव ने। घटना की सच्चाई की हो जांच, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं। बहराइच हिंसा पर बीजेपी ने कहा है कि कुछ ताकतें देश को कमजोर करना चाहती हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि नफरत फैलाना बीजेपी का एजेंडा है। कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। 14 से जब से केंद्र में सरकार आई है, यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो एक ही इनका मुद्दा है और एक ही इनका कार्यक्रम है कि किस तरह से देश में नफरत, घृणा पैदा किया जाए, एक दूसरे के प्रति एक ऐसी भावना पैदा की जाए जो आगे चलकर जाहिर है कि वो किसी ने कोई ना कोई शक्ल या कोई ना कोई सूरत का रूप धारण करेगा। बहराइच की हिंसा पर आप सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया है। बहराइच की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है, कहा है संजय सिंह ने। सरकार हालात को जल्द कंट्रोल करे, ये मांग भी की। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करें, क्योंकि अगर ऐसी तनाव की स्थिति होती है तो उसका असर दूसरे जिलों में भी पड़ता है। बहराइच की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और इसको तुरंत नियंत्रित किया जाना चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की राज्य इकाई के साथ चुनावी रणनीति बनाई।
हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस अब नई रणनीति पर काम कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस का चिंतन और मंथन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस के नए चुनावी प्लान पर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस की बैठक में महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस का रोड मैप तैयार किया गया। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत सारे बिंदुओं को फाइनल कर दिया है। विधानसभा के चुनाव की पूरी रणनीति की तैयारी हुई है। अलायंस हमारा महाविकास आघाड़ी का वो ही हम सामने लेके जाएंगे। महाविकास आघाड़ी करके 288 सीटें हम लोग लड़ेंगे। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने का प्लान तैयार है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन एकजुट होकर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने चुनाव से ठीक पहले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब मुंबई आने जाने वाले लोगों को टोल नहीं देना होगा। अब मुंबई जाने वाले हल्के वाहनों को शहर से लगने वाले सभी 5 टोल पर टोल नहीं देना होगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके टोल में छूट दे दी है। आज रात 12 बजे से नया आदेश लागू हो जाएगा। आज रात 12 बजे से मुंबई के 5 टोल से शहर में एंट्री करने वाले हल्के वाहनों को टोल में पूरी छूट मिलेगी। हल्की जो वाहन है, छोटी कार जो है, उनको अभी टोल रात को 12 के बाद लिया नहीं जाएगा। इस तरह से फैसला यहाँ पे राज्य मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके मंत्रिमंडल में लिया गया है। मुंबई में 5 टोल बैरियर दहिसर, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वाशी में सायन पनवेल हाईवे और एरोली क्रीक ब्रिज हैं। बूथों के लिए अभी तक टोल शुल्क 45 रुपए था। वहीं शिंदे सरकार के इस फैसले को वोट बैंक को लुभाने के लिए चला गया दांव कहा जा रहा है, क्योंकि ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किया जा सकता है। शिंदे कैबिनेट के फैसले को विपक्ष ने चुनाव से जोड़ा है और कहा है कि शिंदे सरकार लोगों को पैसे से खरीदना चाहती है। ठीक है, अभी इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, पता नहीं और क्या क्या करेंगे तब तक। दुख की ये बात है, ये हर चीज़ पैसे में तोलते हैं। इनको पता ही नहीं कि रिश्ते पैसे से नहीं बनते, ईमानदारी और मन से बनते हैं। इट इज़ ऑब्वियस, अगर ये इतनी बुरी तरह लोकसभा का रिजल्ट नहीं आता और जिस तरह से उनको दिख रहा है अभी विधानसभा में क्या होगा, इसीलिए तो सरकार मेहरबान है। इन्होंने मुंबई के जो टोल्स हैं उन 5 टोल्स को हटा दिया है आज रात के 12 बजे से। ये वैसे ही है जिस तरीके से सत्ता के में रहने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सत्ता में कायम रहें। एक कहते हैं डिफीट के बाद निर्णय लिया गया है, एक इम्पेंडिंग डिफीट की वजह से निर्णय लिया गया है। पर जो भी है ये स्पष्ट कर रहा है कि ये सरकार घबराई हुई है और ये सरकार जानती है कि इनके दिन अभी कुछ ही दिनों के हैं। 4 दिन की चांदनी जो थी अब अमावस की रात होने को। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 21 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट 21 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल मांग ये की गई है कि मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को होने वाली है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर ये मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसकी सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट को अब सुनवाई करनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर चुनौती दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी 21 अक्टूबर को। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है? अब 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन क्योंकि आज जो है जो मुख्य न्यायाधीश हैं
उनकी द्वारा जो है बिल्डिंग का शिलान्यास होना था सिर्फ 3:30 बजे तक की कोर्ट जो है बैठी थी। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी, तो सुनवाई हो नहीं पाई। अब इस मामले में 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये तो आज सुनवाई होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, अब 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने 5 एकड़ सरकारी जमीन लौटा दी है। पत्र लिखकर उन्होंने जमीन के स्वामित्व को रद्द करने की मांग की है। वहीं इस मामले पर बीजेपी आक्रामक है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा की जमीन से जुड़े कथित घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनकी पत्नी सहित कई रिश्तेदारों के नाम सामने आए, जिसके बाद ईडी जांच शुरू होने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने अपने ट्रस्ट को मिली सरकारी जमीन लौटा दी है। खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जो खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई थी। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी कुल 14 भूखंडों को लौटा चुकी है। वहीं बीजेपी अब भूखंड आवंटन पर सवाल उठाकर इसे सत्ता का दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों का टकराव कह रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है और यह एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि सत्ता का दुरुपयोग करके भूमि को हड़पने का कार्य कर्नाटक में कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर हो रहा था। और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया है, तो बीजेपी ने कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित था। देखिए ये पूरी खबर। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर सियासी घमासान मचा है। अब बीजेपी ने कहा है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से कांग्रेस की कलई खुल गई है। चढ़ूनी जी का वक्तव्य आया है, इसने फिर कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ था वो उजागर कर दिया है। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया। एक बात बहुत साफ हो गई, अब कांग्रेस की कलई खुल गई। इससे पहले गुरनाम चढ़ूनी ने कहा था कि किसान संगठनों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस ने सरकार बनाने का मौका गंवा दिया। जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की दुश्मन कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए कि इसने किसी से समझौता नहीं किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर से भारत के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सितंबर तिमाही में 63.5 करोड़ डॉलर का सौदा किया है और इस बीच शेयर बाजार में निवेश का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। निवेशकों ने 1 महीने में ही 44 लाख डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं। अमेरिका ने अपनी ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की थी, लेकिन भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा भारतीय तकनीक क्षेत्र ने निवेश को लेकर नए कीर्तिमान गढ़ दिए। सितंबर तिमाही में भारतीय तकनीकी क्षेत्र में कुल 63.5 करोड़ डॉलर का सौदा हुआ। सितंबर तिमाही में 63.5 करोड़ डॉलर के 79 सौदे हुए, जिसमें सालाना आधार पर 31% की वृद्धि हुई। 12 सौदे 2 करोड़ डॉलर से अधिक के हुए। विलय और अधिग्रहण में हुआ इजाफा, जो 205% बढ़कर 11.6 करोड़ डॉलर हुआ। 2023 की दूसरी तिमाही के बाद से सबसे अधिक सौदे। कुछ इसी तरह की खबर शेयर बाजार से आई है। यहां डीमैट अकाउंट खोलने के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखा गया। जहां 1 महीने में खुले 44 लाख डीमैट अकाउंट, सितंबर में 17 करोड़ अकाउंट का आंकड़ा पार। शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि डीमैट अकाउंट की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट को रखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।